हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो जो हम लोग लेकर आए हैं आप सभी के लिए मैथिली का यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर को लेकर। जो भी छात्र एग्जाम्स देने वाले हैं मैथिली के 2025 के बोर्ड परीक्षा में, उन सभी छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को अंत तक सारे देखना, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्ट करके लाया गया है बच्चे। तो इस चैनल पे जितने भी अभी तक इस वीडियोज़ में आप लोगों को क्वेश्चन दिखाए जाएंगे वो सारे के सारे आप लोगों को एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का लेकर आऊँगा बच्चे, तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे मैथिली का देखते हैं क्वेश्चन पेपर, जो आप लोगों के एग्जाम्स में यहाँ से कई सारे भर भर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। चाहे प्रथम पाली में दे रहे हो या फिर द्वितीय पाली में, दोनों छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव बताए जाएंगे जो लगातार यहाँ से आप लोगों के एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी तरीके पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। वीडियो को फिर से बता रहा हूँ, वीडियो को अंत तक सारे देखना, ठीक है। तो दूसरा अबहट और तीसरा मैथिली। मैथिली में उन्होंने केवल गाना लिखा है 1000 से प्लस। तो अबहट की बात यहाँ पर की जा रही है। तो अबहट में आप लोग बताएंगे आपके, बिल्कुल ठीक है। हाँ, इधर गाना वाना बज रहा है तो आप हल्का मैनेज कर लेंगे। याद रखिएगा कि अबहट में एक तो उनका किताब है कीर्ति लता और दूसरा है कीर्ति पताका। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी दोनों, ठीक है। ये दोनों बुक जो है विद्यापति जी के द्वारा लिखा गया है, अबहट भाषा में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे साथियों 2 नंबर प्रश्न के लिए कि जनक राजवंशक राजधानी छौल। जनक राजवंश का राजधानी कहाँ था? काठमांडू, जनकपुर या सिरहा या दरभंगा। तो सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, याद रखेंगे जनकपुर। कहाँ पर? तो जनकपुर बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सर आई एम ऑल स्टूडेंट सर जी, वर्ड दीजिए 12th बोर्ड एग्जाम अच्छा से जाए। बिल्कुल आशीर्वाद है, बिल्कुल आशीर्वाद है आपका, सभी को अच्छा ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं हैं। इसका मतलब आप 12th में आ चुके हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। देख लीजिए अगला प्रश्न देखिए। अगला आपका प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि साप सौ, साप मतलब जानते हैं श्राप। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तो वही श्राप की बात हो रही है। साप सौ राजा निमि विदेह भौ गेला। राजा निमि को किसने श्राप दिया तो वो विदेह हो गए। विदेह का मतलब है उनका शरीर ही गायब हो गया। विदेह मतलब शरीर गायब हो गया। राजा निमि जो थे ना, उनको किसी ने श्राप दे दिया। श्राप देने के कारण उनका शरीर गायब हो गया, तो वो हो गए विदेह, यानी कि बिना देह वाला। तो किसने उन्हें श्राप दिया था? तो 3 के लिए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बी, गुरु वशिष्ठ। अब आप पूछेंगे कि सर क्यों श्राप दिया था? तो याद रखिएगा, एक बार कोई पूजा करवाना था राजा निमि को, तो उन्होंने विश्वामित्र को कहा कि आप पूजा करवा दीजिए। तो विश्वामित्र उस दिन बिजी थे, तो इन्होंने क्या किया, निमि ने किसी दूसरे पंडित से अपना पूजा करवा लिया। इसीलिए ये गुस्सा हो गए वशिष्ठ और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारा देह ही खत्म हो जाएगा। तो राजा विदेह जो राजा निमि, उनका देह खत्म हो गया और उसके बाद उन्हीं के प्रताप से जो है जनक जी का जन्म हुआ, ऐसा मतलब कहानी चलता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात है करेंगे याज्ञवल्क्य सौ योग शास्त्रक शिक्षा प्राप्त कैलनी। याज्ञवल्क्य जो है किनसे योग शास्त्र का शिक्षा प्राप्त किए थे? तो यहाँ पर आपका 4 के लिए सही आंसर डी हो जाएगा, याद रखेंगे वैशंपायन से। डी ऑप्शन आप बिल्कुल याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों हम 5 नंबर प्रश्न के लिए। पूछा जा रहा है कि सिर ध्वज जनक ससुर छला, मतलब जनक जी किनके ससुर थे? राम जी के, कृष्ण जी के, कंस के या रावण के? तो बिल्कुल आप सभी को पता है कि जनक जी के पुत्री सीता जी का विवाह राम जी के साथ हुआ था। इसका मतलब जनक जी राम जी के क्या हुए? ससुर हो गए। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि गोदावरी दत्तक जन्म भेलनी। गोदावरी दत्त का जन्म कब हुआ था? तो गोदावरी दत्त का जन्म जो है आप याद रखेंगे 6 नवंबर को जो है 1930 ईस्वी में हुआ था। 6 नवंबर, ठीक है, 1930 ईस्वी। ये बात आप याद रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों हम लोग 7 नंबर प्रश्न के लिए। 7 नंबर प्रश्न है शुक्ल, ठीक है, यजुर्वेद कीर्ति छनि। शुक्ल यजुर्वेद ये बुक है, इनके लेखक कौन है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका याज्ञवल्क्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, ठीक है। अब देखते हैं भाई, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि ओइनबार राजवंशक
पहिल राजा भेला। ओइन-बार राजवंश मिथिला का ही एक राजवंश था। तो इस ओइन-बार राजवंश का प्रथम राजा कौन थे? तो प्रथम राजा के बारे में आप याद रखेंगे। 8 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ये होगा भव सिंह, ठीक है ना। भव सिंह ओइन-बार राजवंश के क्या थे? प्रथम राजा थे, यह आप याद रखें। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कि विद्यापति रचित विभा सागर पोथी जो है वो लिखित है। तो पूरा विद्यापति हम आपको पढ़ाए हैं, तो वहां से ही क्वेश्चन आ गया कि विद्यापति का जो विभा सागर किताब है वो किस भाषा में है। तो हमने आपको बताया कि वो 3 भाषा में ही रचना करते थे, या तो संस्कृत में, या अवहट में, या मैथिली में। और प्राकृत में तो उन्होंने रचना किया नहीं। मैथिली में उन्होंने किसी बुक का रचना नहीं किया है, गाना का रचना किया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो हो जाएगा ना, और अवहट में 2 ही किताब लिखे हैं, कीर्तिलता और कीर्तिपता का, तो अवहट तो होगा नहीं। तो विभा सागर आप याद रखेंगे संस्कृत भाषा में लिखा है उन्होंने। किस भाषा में? संस्कृत भाषा आप याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि चंदा झा का निधन भेलनी। चंदा झा का जो निधन है, मृत्यु कब हुआ था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे 14 सितंबर। कब? 14 सितंबर 1907 ईस्वी को। 14 सितंबर 1907 ईस्वी को इनका जो है मृत्यु हुआ था। तो बी ऑप्शन आप चंदा झा के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। 8 का ए बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन के लिए। पूछा जा रहा है कि सुभद्र झा मैट्रिक पास कैलनी। सुभद्र झा मैट्रिक परीक्षा जो है कहाँ से पास किए थे? तो याद रखेंगे आप, मधुबनी में एक हाई स्कूल था, वाटसन हाई स्कूल, अभी भी है वो, वाटसन हाई स्कूल। तो वाटसन हाई स्कूल कहाँ? मधुबनी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 1907, 10 का बी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। क्या पूछ रहा भाई साहब? 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नातिक पत्रक उत्तर, ये किताब का नाम है। इस किताब पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनी। नातिक पत्रक उत्तर इस किताब के कारण किनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटा था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इस नातिक पत्रक उत्तर के जो लेखक है ना, सुभद्र झा है, तो इन्हीं को पुरस्कार मिला होगा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे बच्चों 13 नंबर प्रश्न के लिए कि लक्ष्मण झा का जन्म स्थान छलनी। लक्ष्मण झा जी का जन्म कहाँ हुआ था, ये गांव पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो 13 के लिए आपका डी ऑप्शन याद रखेंगे, रसियारी। रसियारी दरभंगा का ही एक गांव है, यह आप याद रखें। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम बात करेंगे 14 नंबर प्रश्न के लिए कि 23 जनवरी 2000 ईस्वी के निधन भेलनी। 23 जनवरी 2000 ईस्वी को किनका मृत्यु हो गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो 14 के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, लक्ष्मण झा, ठीक है। लक्ष्मण झा जी का जो है मृत्यु हो गया था इस डेट को। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। 12 का सी बिल्कुल आप सही लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साथियों 15 नंबर क्वेश्चन के लिए मांगन खवास, ठीक है। आपको बताना है कि पचगछिया दरबार में रहला। 33-34 वर्ष की उम्र में तो इनका मृत्यु ही हो गया। तो यहाँ पर देखिए हल्का इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन हमें लग रहा है कि इसका जो सही आंसर होगा वो 20 वर्ष होगा। आप लोग हल्का इस बार इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। एक ही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हल्का मुझे कन्फ्यूजन है, बाकी आगे सारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, पूछा था कि 35 वर्षक अवस्था में 1943 ईस्वी में मृत्यु भेलनी। 35 वर्ष की उम्र में किनका मृत्यु हुआ था? तो 35 वर्ष की उम्र में 1943 ईस्वी में जो मृत्यु हुआ था वो मांगन खवास का हुआ था। तो मात्र 33 वर्ष ही ये जीवित रहे थे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा। LGR स्टडी टेलीग्राम चैनल पर हमने डाल दिया है सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ, ठीक है। तो वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, ओके। टेलीग्राम खोलिए, उस पर सर्च कीजिए LGR स्टडी, तो चैनल आ जाएगा मेरा। उस चैनल पर जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट का। नेक्स्ट आपका 17 नंबर प्रश्न है कि गोदावरी दत्तक पिता का नाम छलनी। गोदावरी दत्त जी के पिताजी का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बताएंगे रास बिहारी दास। रास बिहारी दास, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला साथियों देखेंगे हम अपना अगला जो प्रश्न है 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गोदावरी दत्त
व्याख्याता पद पर कार्यरत छला, ये प्रोफेसर के पद पे थे, कहाँ पर थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 18 के लिए सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे बी ऑप्शन, ब्रह्मानंद कला महाविद्यालय में। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे साथियों आपके क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि राष्ट्रपति द्वारा श्रेष्ठ और दक्ष शिल्पिक पुरस्कार गोदावरी दत्त के देल गेलनी, तो कब दिया गया इनको? गोदावरी दत्त को राष्ट्रपति पुरस्कार कब मिला, सीधा ये बताइए। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1980 में। कब हो जाएगा? 1980 आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों हम प्रश्न 20, ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर रचना अच्छी। ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर के जो रचनाकार है वो है जयकांत मिश्र। ये सारा क्वेश्चन आपके नज़रों से गुजरा हुआ है, आपको क्लास में, मैथिली के क्लास में पढ़ाया जा चुका है सारा चीज़, ठीक है। अगला हम प्रश्न बात करेंगे, जवाहर जेहन देखलहूँ जेहन पढ़ूँ निबंध पत्रिका से लेल गेल अछि। ये जो निबंध है आपका किस पत्रिका से लिया गया है? यह निबंध जो है किस पत्रिका से लिया गया है? तो 21 के लिए प्यारे बच्चों गुड इवनिंग मुकेश। आप लोग 7 बजे शाम को प्रत्येक दिन अब तैयार रहिए, क्योंकि एग्जाम आ चुका है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो 7 बजे शाम को प्रत्येक दिन आपका प्रैक्टिस चलेगा इसी यूट्यूब चैनल पर, तो आप लोग रोज 7 बजे तैयार रहिए, ठीक है। 21 के लिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। भाखा पत्रिका है एक, भाखा पत्रिका से ही यह निबंध लिया गया है, यह आप याद रखें। ओके, नेक्स्ट, आनंद भवन अवस्थित अच्छी। ये आनंद भवन जो है ना आपके राजेंद्र प्रसाद जी का घर है, तो ये कहाँ है? तो आनंद भवन के बारे में आप याद रखेंगे। 22 के लिए सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही आंसर जो है हो जाएगा। गुड इवनिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं पटाक्षेप उपन्यासक रचना छनी। पटाक्षेप उपन्यास जो है ये किसका रचना है? तो 23 के लिए यहाँ पर आपका सही आंसर भी हो जाएगा लिली रे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट में लिखिए कि लिली रे का कौन सा चैप्टर आपकी किताब में है, कौन सा चैप्टर आपकी किताब में, लिखिए जल्दी से। अगला प्रश्न है कि लिली रे रहत छलनी, कहाँ रह रहे थे? लिली रे कहाँ रहती थी? तो 24 के लिए सही आंसर ये हो जाएगा दार्जिलिंग में। कहाँ पर? दार्जिलिंग, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है मुकेश। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों 25 नंबर क्वेश्चन के लिए कि राजमोहन झा पितामह नाम छलनी। तो राजमोहन झा जी के पितामह का नाम आपसे पूछा जा रहा है दादाजी, ठीक है ना। तो 25 के लिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी होगा, याद रखेंगे। जनार्दन झा, जिसको जो है जन सीदन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे साथियों आपके 26 नंबर क्वेश्चन है कि आय काल ही परसु कथा संग्रह पुरस्कृत भेल। आय काल ही परसु जो है इस कथा संग्रह को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इस कथा संग्रह को पुरस्कार मिला था, आप याद रखेंगे, चेतना पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? चेतना पुरस्कार। ओके, 24 के लिए बिल्कुल आप लोग ऐसे ही करते रहे। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? LGR स्टडी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। LGR स्टडी टेलीग्राम चैनल पर सभी सब्जेक्ट का हमने मॉडल पेपर का पीडीएफ डाल दिया है, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलो भाई आगे देखते हैं। 26 के बाद हम देखेंगे आपके एक मिनट यहाँ पर हल्का मिस्टेक हो गया भाई, यहाँ पर हल्का देखना पड़ेगा। क्या काले परसों कथा संग्रह पर पुरस्कृत भेल। तो 26 के लिए जो सही आंसर होगा ना यहाँ पर आपका सी होगा, ठीक है। साहित्य अकादमी मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। सॉरी इसके लिए, आप हल्का देख लेंगे। हुआ सर बिल्कुल, हरिमोहन झा होगा सर, हरिमोहन झा होगा। कहाँ पर हरिमोहन झा होगा? नहीं, हरिमोहन झा नहीं होगा भाई, हरिमोहन झा नहीं होगा। बुक पढ़िए, इसका मतलब बुक नहीं पढ़े आप, ठीक है। 25 का हरिमोहन झा नहीं होगा, आप बुक पढ़िए, ठीक है। राजमोहन झा के बारे में जो आप बोल रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है साथियों 27 नंबर, राजमोहन झा जन्म भेलनी। राजमोहन झा जी का जो जन्म है वो 27 अगस्त, ठीक है, 1934, याद रखेंगे। 27 अगस्त 1934 को हुआ था, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल क्या यहाँ पे सही है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे साथियों आपके 28 नंबर क्वेश्चन, भोलालाल दासक रचना अच्छी। तो भोलालाल दास जी का जो रचना है इसके बारे में आपको याद रखना है कि राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा, राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया भाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 29 के लिए, जन शिक्षा साधन केंद्र जिसका नाम रखा गया था दीपायतन,
इसके निदेशक कौन थे? ठीक है, तो 29 के लिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, दिनेश्वर लाल आनंद। दिनेश्वर लाल आनंद ए ऑप्शन आप याद रखेंगे। सर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो देखिए व्हाट्सएप पर आप सर्च कीजिए स्टेटस वाले में जाकर के LGR स्टडी, तो चैनल आ जाएगा, वहां पर जुड़ जाइए। या फिर हम आपको टेलीग्राम पर आज हम व्हाट्सएप का जो चैनल है उसका लिंक दे देते हैं, तो वहां से आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे 30 नंबर प्रश्न। गाछ वृक्षक लेल आवश्यक अछि। गाछ वृक्ष के लिए क्या आवश्यक है भाई? नाइट्रोजन? बिल्कुल नहीं। तो गाछ वृक्ष के लिए ऑक्सीजन? ये भी नहीं। मीथेन नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों हम पर्यावरण के स्वच्छ रखवा के लेल सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक उपयोगी अच्छी। देखिए पानी तो जरूरी है, खेत भी जरूरी है, सब जरूरी है, लेकिन सबसे अधिक कौन जरूरी है? सर्वाधिक का मतलब सबसे अधिक जरूरत है गाछ वृक्ष। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? गाछ वृक्ष है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे होगा डी। ओके, चलो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कि लकड़ी से दिया सलाई काठी बनत अछि। किस पेड़ के लकड़ी से दिया सलाई का काठी बनता है? तो वो सिम्मर, याद रखेंगे, सिम्मर के लकड़ी से दिया सलाई का काठी बनता है। ओके, आइए प्यारे बच्चों हम देखेंगे आपके अगले प्रश्न 33 नंबर क्वेश्चन। BR अम्बेडकरक पिताक नाम छल। तो इनके पिताजी का नाम क्या था? 33 के लिए जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो ए ही है, यानी कि रामजी सकपाल। क्या नाम था इनके पिताजी का नाम? रामजी सकपाल। ओके भाई चले देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर अम्बेडकर। ठीक है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल भेला। अम्बेडकर जी जो है लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल कब बने थे? तो 34 के लिए आपका सी ऑप्शन से होगा 1935 ईस्वी में। कब? 1935 ईस्वी में ये प्रिंसिपल बने थे। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ PDF दीजिएगा सर। अच्छा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन के साथ भी PDF दे देंगे, टेंशन ना ले आप। ठीक, अगला सॉल्यूशन तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं ना। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर निधन भेलनी। भीमराव अंबेडकर जी का निधन कब हुआ? जल्दी जल्दी बताइए। तो आपका 35 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 6 दिसंबर 1956, याद रखेंगे इनका जो है ना 6 दिसंबर 1956 याद रखने की कोशिश करेंगे। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए। ओके चलो भाई आगे देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 1990 ईस्वी में भारत रत्न सम्मान देल गेलनी। 1990 ईस्वी में आपको याद रखना है कि भीमराव अंबेडकर जी को मृत्यु के बाद भारत रत्न सम्मान दिया गया था, मर जाने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे साथियों हम 37 नंबर क्वेश्चन, उमाकांत व्यंग्य पुस्तकक नाम अच्छी। व्यंग मतलब जो आप कॉमेडी टाइप जो किताब है उनका, उसका नाम आपको बताना है। उमाकांत जी के व्यंग पुस्तक का नाम, तो उनके व्यंग पुस्तक का नाम है बालक विजया। ठीक है, विजया, सॉरी बाबाक विजया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे साथियों आपके क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, क्रैक जीवन यापन लेल कार्य करैत अछि। क्रैक नाम का जो व्यक्ति है क्रैक चैप्टर में, वो अपना जीवन चलाने के लिए कौन सा काम करते थे? जल्दी बताइए। तो भाई खेती नहीं, बिल्कुल नहीं। मजदूरी भी नहीं करते थे, हाँ बिल्कुल टेम्पो चालन करते थे। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। क्या सही आंसर होगा यहाँ पर? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला हम बात करेंगे कि कररी शब्दक अर्थ अच्छी। तो कररी शब्द देखिए, हम आपको जब चैप्टर पढ़ाए हैं तो साथ साथ कठिन शब्द के अर्थ भी बताते चले हैं, ताकि आपको इस तरह का क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप आराम से बता सके, क्योंकि कुछ शब्द के अर्थ भी पूछे जाएंगे। तो इसीलिए हमने सारे सब कठिन शब्द का अर्थ बताते चला है सारे चैप्टर में। तो करड़ी शब्द का जो यहाँ पर प्यारे साथियों अर्थ हो जाएगा वो होगा कचूरी। ठीक है, सी ऑप्शन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे साथियों हम क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, हाँ अंग्रेजक विरोध में विद्रोहक नेतृत्व कैलनी। कहाँ से? तो ये झांसी से किए थे। रानी लक्ष्मीबाई जो है विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किए थे? झांसी से, क्योंकि झांसी की रहने वाली थी। ठीक है, हाँ टेम्पो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों हम 41 नंबर की 1920 ईस्वी में। ठीक है, आपको पूछा जा रहा है कि आनंद आंदोलनक स्वीकार कैल गेल। 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन स्वीकार किया गया, यानी कि शुरू किया गया? आप सीधा ये समझ सकते हैं। तो 1920 ईस्वी में
प्यारे साथियों असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन। ओके, चलो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन भेल। तो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1942 ईस्वी को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1942 ईस्वी। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि कांग्रेसक स्थापना करनिहार प्रमुख व्यक्ति छला। कांग्रेस पार्टी का स्थापना करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो आप जानते हैं एलन ऑब्टेलियन ह्यूम, AO ह्यूम। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि चिल्का शब्दक अर्थ अच्छी। तो 44 के लिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूध पीवा बच्चा। दूध पीवा बच्चा यानी कि बहुत छोटा बच्चा जो है ना, उसी को चिल्का कहते हैं। दूध पीवा बच्चा को क्या कहते हैं? कितने चैप्टर तक पढ़ाए हैं हम? आपको पढ़ा चुके हैं लगभग, पोएम कविता तो सब पढ़ा दिए हैं, और कहानी का जहाँ तक बात है तो कहानी में 4-5 चैप्टर तक पढ़ा दिए हैं। ठीक है ना, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा सारा वीडियो, यूट्यूब पे सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके, चलो भाई देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अब आप लोग, तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि कमैनी शब्दक अर्थ अच्छी। कमैनी का अर्थ क्या होता है? खेतों में जो खरपतवार होते हैं उसे साफ करना कमैनी कहलाता है। तो खरपतवार साफ करब, खरपतवार साफ करना क्या कहलाता है? कमैनी कहलाता है। यह आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि चकबिदोर लागब। चकबिदोर लागब ये मुहावरा है, इसका क्या अर्थ है? चकबिदोर लागब मुहावरा का अर्थ आपको बताना है। तो चकबिदोर लागब का अर्थ होता है निक लागब, यानी कि अच्छा लागब। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे साथियों आपके 47 नंबर क्वेश्चन के लिए। 47 नंबर क्वेश्चन है कि कठौती कहल जायत अछि। तो मिथिला में एक आटा सानने के लिए पहले काठ का आता था, यानी कि लकड़ी का, उसे कठौती कहते थे। यहाँ पर जो 47 के लिए सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कटकीक। ठीक है, कटकी को हम कठौती कहते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे साथियों आपके 48 नंबर क्वेश्चन के लिए प्रभास कुमार चौधरी उपन्यास जिसका नाम है राजा है ना पोखरी में कतेक मछली, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो हिंदी अनुवाद करने वाले जो व्यक्ति हैं वो है बीभा रानी। कौन है भाई साहब? बीभा रानी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और 49 नंबर प्रश्न है कि बतहिया के संतान अच्छी। तो चैप्टर में कितना डिटेल में हमने बताया है कि बतहिया को कितने बच्चे थे? 4। बतहिया को कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर बी हो जाएगा। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 50 देसिल बयाना देसिल बयाना सब जन मिठा कहब छनी। यानी कि देसिल बयाना, देखिए विद्यापति यह बात कहे थे। विद्यापति ने कहा था कि देसिल बयाना जो सब जगह अच्छा लगता है, यानी कि देसी भाषा सबको अच्छा लगता है। और उन्होंने मैथिली के बारे में बोला था, मैथिली को देसिल बयाना बताया था। आप बुक पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो विद्यापति ऐसा बात बोले थे। कौन बोले थे? विद्यापति। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 के लिए कि विद्यापति मैथिली में पद लिखलनी। मैथिली में कितने पद, मतलब सीधा समझ लीजिए गाना, कितना गाना उन्होंने लिखा? लगभग 500 नहीं, लगभग 1500 नहीं, लगभग 1000 प्लस गाना उन्होंने लिखने का काम किया विद्यापति जी ने। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे साथियों हम क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। पूछा जा रहा है कि उपहास शब्द का अर्थ है उपहास करना। उपहास करना जो शब्द है इसका अर्थ पूछा जा रहा है। तो उपहास का मतलब होता है बुराई करना या निंदा करना। तो निंदा करे, निंदा करना। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। हल्का बगल में जो है ना शादी का माहौल है तो गाना वगैरह बज रहा है, तो आप लोग हल्का मैनेज करेंगे। मैं नहीं गाना बजा रहा हूँ, ठीक है ना, तो समझ सकते हैं समाज में ऐसा होता है। भादव में उपजे वाला अन्न के कहल जायत अछि। जो भादो महीना में अन्न उपजता उसे भदई कहते हैं। क्या कहते हैं?
भदई फसल। कौन सा फसल? भदई फसल। आपने कविता में सुना होगा भदई दहायल, ठीक है ना, भदई दहायल, ऐसा आपने सुना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे साथियों 54 नंबर क्वेश्चन के लिए पूछा जा रहा है कि सतदल कविता संग्रह छनी, जो सतदल कविता संग्रह है ये किन के द्वारा लिखा गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि यह लिखा गया है काशीकांत मिश्र मधुप के द्वारा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है यहाँ पे सही आंसर है। ओके चलिए नेक्स्ट बात करेंगे साथियों हम 55 नंबर क्वेश्चन के लिए। भाभी भरदुतिया विधान है कविता पहली बेर पोथी में छपल, पहले किस पोथी में छापा गया था? आपको हमने बताया था कि भाभी भरदुतिया विधान है कविता 2 बार छापा गया, एक बार पहली बार किसी और बुक में, दूसरी बार किसी और बुक में। तो पहली बार इसे किस बुक में छापा गया था? 55 के लिए यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा चौकी चुप्पे, चौकी चुप्पे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आप लोग को ये सब चीज़ें याद नहीं तो क्लास एक बार और देख लीजिए, ठीक है ना, यूट्यूब पे सारा क्लास पढ़ा हुआ है, तो आप क्लास देख लीजिए मैथिली के सभी चैप्टर का, ठीक है ना। नेक्स्ट 56 फारक धोती सा बनाओल, ठीक है, धोकड़ी के कहल जाइत अछि, तो उसे हम मैथिली भाषा में फाफर कहते हैं। क्या कहते हैं? फाफर। धोती को ऐसे हाथ में पकड़ करके जो बनाते हैं उसे फाफर कहते हैं, जिसे अचरा भी कह सकते हैं महिलाओं के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे साथियों 57 यात्रिक पहिल कविता छलनी, यात्री जी का पहिल कविता जो है कितना ईस्वी में प्रकाशित हुआ था ये आपको बताना है। 57 के लिए डी ऑप्शन जो हो जाएगा सही 1929 ईस्वी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा सही हो जाएगा। ओके, और आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर मार दीजिएगा अपने दोस्त भाई मित्र बहन में, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे साथियों आपके प्रश्न 58 के लिए चित्रा कविता संग्रह रचना छनी। चित्रा कविता संग्रह जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो हमने आपको बहुत डिटेल में बताया है कि सभी कवि के बारे में, सभी लेखक के बारे में एक पेज आपको दिया गया बुक में, उसको पढ़िए। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, बहुत ज़्यादा, मतलब हमें तो लगता है कि 60 क्वेश्चन पूछ दिया गया यहाँ से, 60 क्वेश्चन अभी देखने को आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो चित्रा कविता के लेखक जो है वो यात्री है। कौन है? यात्री जी। आपका सी ऑप्शन 58 के लिए क्या है सही हो जाएगा, 58 का सी बिल्कुल। नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों आपके 59 नंबर प्रश्न यात्रिक पैतृक गांव छनी। यात्री जी का जो पैतृक गांव है वो कहाँ है? तो 59 के लिए आपका बी ऑप्शन तरौनी, तरौनी बी ऑप्शन आप याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके 60 नंबर प्रश्न के लिए पूछा जा रहा है कि गांव सौ, ठीक है, गांव सौ बाहर का, ठीक है, उपजाऊ भूमि खंड आगाछी बिरछी कहबैत अछि। ये मान लीजिए गांव है, गांव से बाहर जो जमीन है जिसमें खेती हो रहा है या गाछी बिरछी लगा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं बाध बोन। उसे क्या कहते हैं? बाध बोन कहते हैं। समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल, बाध बोन कहेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्यारे साथियों की चाणक्य महाकाव्य का रचनाकार छथी। चाणक्य महाकाव्य जो है आपको बताना है किसके द्वारा लिखा गया है? तो चाणक्य महाकाव्य लिखा गया है दीनानाथ पाठक बंधु जी के द्वारा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या है सही आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे कि जय जवान जय किसान कविता पोथी सा लेल गेल अछि, किस किताब से लिया गया है जय जवान जय किसान कविता? तो 62 के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा सी, याद रखेंगे। स्वतंत्रता अमर हो हमर, स्वतंत्रता अमर हो हमर इस कविता से लिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे साथियों भारत पर चीनी आक्रमण भेल। भारत पर चीनी आक्रमण कब हुआ था? तो भारत पर जो चीनी आक्रमण हुआ था 63 के लिए जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, देखिए 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी को हुआ था। 20 अक्टूबर, ये भी अगर आप डेट याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, यस सर। चलो भाई देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को, जो कि क्वेश्चन है कि मैथिली ओ संताली, संथाली होना चाहिए, पोथी रचना छी। ये किताब है, किताब का नाम है मैथिली ओ संथाली, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है? ठीक है, मैथिली और संथाली कविता के लेखक कौन है, सॉरी किताब के लेखक कौन है? तो 64 के लिए जो प्यारे बच्चों सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी होगा, ठीक है। विद्यानाथ झा विदित, विद्यानाथ झा
विदित आपका बिल्कुल सही आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों की बच्चा शीर्षक कविता संग्रहित अछि। बच्चा शीर्षक कविता जो है, बच्चा कविता कहाँ से लिया गया है? तो आपका 65 का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों बी हो जाएगा, कहलनी पत्नी। ये किताब का नाम है और इसी किताब से बच्चा कविता निकाल करके आपके सिलेबस में डाला गया है। ओके, चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 66 बुद्धिनाथ मिश्रक जन्म भेलनी। बुद्धिनाथ मिश्र जी का जो जन्म है वो आप याद रखेंगे कि 1949 ईस्वी में हुआ था। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे साथियों आपके प्रश्न संख्या 67 के लिए कि निज, ठीक है, संवाददाता द्वारा कविता संग्रह रचना छी। ये एक कविता संग्रह का नाम है, निज संवाददाता द्वारा। ये जो किताब है ना वो कविता संग्रह है, इसमें बहुत सारे कविता लिखा गया है। तो 67 के लिए लेखक कौन, 67 के लिए जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए सुकांत सोम। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे साथियों हम क्वेश्चन नंबर 68 के लिए कि माँ कविता अच्छी। माँ कविता क्या है ये बताना आपको, तो आपको बताना है माँ कविता के बारे में। तो 68 के लिए आपका राइट आंसर बी होगा, हस्तक्षेप में। हस्तक्षेप से लिया गया है, सीधा समझ लीजिए। माँ कविता किस बुक से लिया गया है? हस्तक्षेप एक बुक है, वहां से ही माँ कविता लिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे साथियों आपके कि कैंची शब्द अच्छी। अब हल्का ग्रामर आना शुरू हो चुका है, व्याकरण। व्याकरण अब देखिए लगभग आपका 70 प्रश्न जो था ना वो किताब से था, 70 प्रश्न किताब से था लगभग। अब देखिए कि कैंची शब्द अच्छी किस भाषा का शब्द है? कैंची। तो यहाँ पर आपका 69 का सही आंसर होगा बी, तुर्की भाषा का शब्द है कैंची। याद रखेंगे कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। अगला हमारा प्रश्न है कि मुसाफिर शब्द अच्छी। मुसाफिर शब्द किस भाषा का शब्द है? तो मुसाफिर है अरबी भाषा का, ठीक है। मुसलमान लोग इस शब्द का ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो अरबी भाषा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बोला गया कि चादरी शब्द अच्छी। चादर, चादर जो शब्द है ना वो किस भाषा का है? तो आपका 71 के लिए जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी होगा, फारसी भाषा का। किस भाषा का है? फारसी भाषा, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उद्गमक आधार पर शब्दक भेद होइत अछि। उद्गम के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो बिल्कुल आपने पूरा पढ़ाई किया है, 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है 73 की विधकरी शब्द उदाहरण अच्छी। ये विधकरी जो है किस भाषा किस प्रकार का शब्द है? ये तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज? तो 73 के लिए बी ऑप्शन, ये तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, यह आप याद रखेंगे। तुर्की, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप। एक 74 नंबर क्वेश्चन, फागुन शब्द उदाहरण छी। फागुन एक शब्द होता फाल्गुन, और फाल्गुन को हम बोल रहे हैं फागुन, तो हल्का बदल दिए। तो 74 के लिए आपका सही आंसर भी होगा तद्भव। जब हम शब्द को बदल करके बोलते हैं, रूप बदल देते हैं, तो उसे कहते हैं हम तद्भव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम आपके प्रश्न 75, देव प्लस इंद्र। पूरा व्याकरण हमने पढ़ा रखा है। देव प्लस इंद्र का संधि होगा देवेंद्र। क्या होगा? देवेंद्र। 75 के लिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, देवेंद्र, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों हम 76 नंबर क्वेश्चन, तथा प्लस आगत। तथागत, तथागत, तो तथागत किस में दिख रहा है? तथागत दिख रहा है सी में। तथागत किस में दिख रहा है? सी में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो आपका हो जाएगा 77 नंबर प्रश्न, फतुही शब्द का अर्थ अच्छी। फतुही का क्या अर्थ होता है? देखिए हमने आपको, ये भी किताब से रिलेटेड है, सभी चैप्टर का कठिन कठिन शब्द हमने आपको बताया है ताकि आपको यहां से क्वेश्चन आए तो आराम से बता सकते हैं आप। तो 77 के लिए सही आंसर आपका बी हो जाएगा, बिना, ठीक है, बाहिक कमीज, जिसे आप गंजी कह सकते हैं, जिसमें हाथ नहीं होता है, शरीर में होगा लेकिन हाथ नहीं होगा, या बंडी टाइप जो चीज होता है बंडी, वो आप कह सकते हैं। तो फतुही का अर्थ होता है बिना बाहिक कमीज। नेक्स्ट बात करते हैं कि दुर्गंध शब्दक संधि विच्छेद अच्छी। तो दुह प्लस गंध, इसमें है विसर्ग संधि, तो दुह प्लस गंध किस में दिख रहा है? ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन आपका क्या है? सही आंसर है। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों हम 79 नंबर क्वेश्चन,
पिताक जेठ अथवा छोट भाई कहबै। आपके पिताजी का जो बड़ा भाई है या छोटा भाई है वो आपके कौन है? पति है? नहीं, आपके पिताजी के बड़े भाई और छोटे भाई आपके पति नहीं है। पितामह भी नहीं है, पिसियोत भी नहीं है। पितियोत कहेंगे उसे मैथिली में, क्या कहेंगे? पितियोत, या हम चाचा कहते हैं जनरली, पित्ती, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके 80 नंबर प्रश्न के लिए। पत्निक, ठीक है, पितिक, पत्नी पितिक लेल संबोधन अछि, यानी कि पत्नी के चाचा, पिति मतलब क्या? चाचा। तो पत्नी के चाचा आपके क्या लगेंगे? आपको यहाँ पर 80 के लिए आंसर बताना है कि पत्नी के चाचा क्या लगेंगे आपको। तो पितिया ससुर, क्या? पितियोत ससुर कहते हैं हम लोग मैथिली में, लेकिन यहाँ पर शुद्ध भाषा में पितिया ससुर कहेंगे। क्या कहेंगे? पितिया ससुर, अपना ससुर नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे बच्चों 81 के लिए कि उपनिवेश शब्दक विशेषण होइछ। तो उपनिवेश शब्द का विशेषण बनाएंगे तो हो जाएगा औपनिवेशिक। क्या होगा? औपनिवेशिक। सी इज द राइट आंसर, सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग प्रश्न नंबर किसके लिए? तो यहाँ पर 82 के लिए। कल्पना शब्दक विशेषण अछि। तो कल्पना का विशेषण होगा काल्पनिक, काल्पनिक, डी ऑप्शन, काल्पनिक, ठीक है। कल्पना का विशेषण काल्पनिक। आप लोग लास्ट में बताएंगे कि कितना क्वेश्चन सही हुआ। विद्यापति शब्द, ठीक है, संज्ञाक उदाहरण अछि। ये जो विद्यापति है ना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है? तो विद्यापति तो द्रव्य है नहीं, भाव है नहीं, जातिवाचक भी नहीं है। विद्यापति किसी खास आदमी का नाम है, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमारा अगला प्रश्न प्यारे साथियों है कि शताब्दी उदाहरण अछि। शताब्दी का मतलब होता है 100 साल, 100 साल, ठीक है। शताब्दी का अर्थ क्या होता है? 100 साल। तो यहाँ पर साल का ग्रुप है, कितने साल का ग्रुप? 100 साल का ग्रुप। तो भाई जातिवाचक नहीं है, ये भाववाचक भी नहीं है, समूहवाचक ये हम कह सकते हैं, क्योंकि 100 साल का ग्रुप जो होता है ना उसे कहते हैं शताब्दी। 100 साल के ग्रुप को क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा शताब्दी, ठीक। अगला बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 85 के लिए कि किशोर शब्दक स्त्रीलिंग। किशोर कहा जाता है 12 से 18 वर्ष के लड़का को, ठीक है। किशोर कहते हैं किसको? तो 12 से 18 वर्ष के लड़का को किशोर कहते हैं, और 12 से 18 वर्ष के लड़की को किशोरी कहेंगे। क्या कहेंगे? किशोरी, ए ऑप्शन क्या होगा? किशोरी, ठीक है ना। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों और हम देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि अभागल शब्दक स्त्रीलिंग अछि। कई बार आपने सुना होगा कि तुम अभागल हो, अभागा हो, ऐसी। तो अभागल शब्द का स्त्रीलिंग आपसे पूछा जा रहा है। तब धली या लागली या अभागली या जरली। तो 86 के लिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो सी होगा, अभागली। अभागली कह सकते हैं, अभागली या अभागली हम जनरली कहते हैं। सी ऑप्शन अभागल का अभागली स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि सुधा, ठीक है, कलम स पोथी लिखी रहल अछि। सुधा जो है कलम स, यहाँ पर जो स है ना, इस स का अर्थ होता है हिंदी में से। तो सुधा कलम से लिख रही है। तो आपको हमने बताया कि से जो है ना 2 कारक का विभक्ति होता है। एक तो करण, ठीक है ना, करण कारक का भी से होता है, और एक संप्रदान कारक, संप्रदान को के लिए नहीं, कर्ता कारक, कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से। हाँ, तो एक तो आपका आपादान का होता है, आपादान का भी होता है से, लेकिन दोनों में अंतर हमने आपको बताया था कि अगर कोई हथियार, औजार या फिर संसाधन से अगर काम करते हैं तो करण कारक होगा। क्या होगा? करण कारक। लेकिन अगर कोई एक चीज दूसरा से जुदा हो रहा है तब वहां पर आपादान कारक होगा। तब क्या होगा? आपादान कारक। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी। कलम से लिख रही है ना, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न प्यारे बच्चों 86 नंबर पूछा जा रहा है कि सांप बहरी स बिहरी स बाहर भेल। बिहरी मतलब जानते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं बिहर।
बीहर, बीहर मतलब होता है जंगल, क्या होता है, जंगल, ठीक है ना। तो सांप जंगल से बाहर आया। अब भाई साहब सांप जंगल से बाहर आएगा तो जंगल से जुदा होगा, जंगल से अलग होगा, तो जंगल स, यहाँ पर स मतलब फिर से है से, सांप जंगल से बाहर आया। तो अभी जस्ट बताए हैं कि जब एक चीज दूसरी चीज से अलग होगा, जुदा होगा, तो आपादान कारक होता है। तो आपादान कारक बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 88 हाँ 87 के लिए सी आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है भाई, और यहाँ पर आपका 88 के लिए बी हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि सांप बहरी बिहरी सा बाहर आला, अब बिहरी ही नहीं जानेगा जो बच्चा, तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो बिहरी का मतलब बीहर, हिंदी में कहते हैं उसको बीहर, बीहर मतलब होता है जंगल। तो सांप जंगल से बाहर आया, इसका मतलब समझ सकते हैं आपकी जुदाई हो रहा है, और जुदाई के अर्थों में हम लगा देते हैं आपादान कारक, ठीक। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। क्या है क्वेश्चन 89, अरे भाई घुसक जाओ, हाँ 89 देखिए क्या पूछा जा रहा है कि अतिशय शब्द में उपसर्ग अच्छी, अतिशय शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है। आप सभी जानते हैं उपसर्ग किसी भी शब्द के शुरू में लगता है, तो यहाँ पर 89 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी होगा अति, क्योंकि अति जो है ना उपसर्ग जुड़ा हुआ है स शब्द में। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे बच्चों 90 नंबर क्वेश्चन के लिए कि चूड़ी हार शब्द में प्रत्यय अच्छी। अब प्रत्यय कहाँ लगता है, अंत में, किसी भी शब्द के अंत में प्रत्यय लगेगा। तो चूड़ी हार में एक मेन शब्द है चूड़ी और उसके अंत में लगा हुआ है हार, तो हार प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, हार प्रत्यय। ये सारा क्वेश्चन आप पढ़े होंगे अगर आपने मेरा नोट पढ़ाई किया होगा तब, व्याकरण वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन, कमल नयन शब्द में समास अच्छी। तो कमल नयन शब्द जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कमल नयन मतलब कमल के समान नयन, कमल जैसा आंख, ठीक है ना, आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र शब्द में समास अच्छी। तो पंचतंत्र शब्द में जो समास है वो बहुब्रीहि समास है, ठीक है ना, बहुब्रीहि समास, यानी कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण है पंचतंत्र। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे साथियों उत्कृष्ट शब्दक विपरीतार्थक अच्छी। उत्कृष्ट का मतलब होता अच्छा, सुंदर, चमकीला, तो इसका जस्ट उल्टा आपको बताना है। तो 93 के लिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो डी होगा निकृष्ट, निकृष्ट, डी ऑप्शन, इसका उल्टा हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है ना। और यहाँ पर बता रहे हैं हेलो क्या है बताइए, स्वागत है आपका। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे साथियों हम 94 नंबर क्वेश्चन के लिए कि मितव्यय शब्दक विपरीतार्थक। मितव्यय का अर्थ होता है सही जगह पे खर्च करना, ठीक है, और इसका उल्टा है गलत जगह पे खर्च करना। तो 94 के लिए सही आंसर होगा अपव्यय। अपव्यय मतलब गलत जगह पे खर्च करना, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे आपके 95 नंबर प्रश्न के लिए सची शब्दक पर्यायवाची अच्छी। तो सची का अर्थ होता है इंद्राणी, सची का जो पर्यायवाची शब्द है वो इंद्राणी, इंद्र की रानी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे साथियों अपने क्वेश्चन नंबर किसके लिए, तो 96 के लिए। क्या है 96 नंबर क्वेश्चन, वैभव शब्दक पर्यायवाची अच्छी। पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ये सारी चीज़ को आप रिवीजन में रखिए तब जाके अच्छा होगा। तो वैभव शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। वैभव का मतलब होता है मतलब धन दौलत से भरा हुआ, वैभववान। तो इसका पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थक शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो 96 के लिए सही आंसर आपका हो जाएगा बी ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब भी होता है अच्छाई या फिर धन दौलत से भरा हुआ। आप कहाँ से हैं, मैं दरभंगा जिला से हूँ, बिहार के दरभंगा जिला से, ठीक है ना। ठीक है, पंचतंत्र जो है ना, पंचतंत्र का मतलब होता है पांच तंत्र। ओके, पंचतंत्र कहानी है, उपन्यास है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे साथियों फुटलो आँखी ने सोहायब। फुटलो आँखी ने सोहायब ये मुहावरा है, इसका अर्थ आपको बताना है। आप जिससे दुश्मनी करते हैं आप उसको फूटे हुए आँख से भी नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है ना। अच्छा आँख से तो देखने की मतलब ही छोड़ दीजिए, फूटे हुए आँख से भी नहीं देखना चाहते हैं। तो 97 के लिए सही आंसर हो जाएगा एकदम नीक नहीं लागब।
जो आदमी आपको अच्छा नहीं लगेगा या जो चीज़ आपको अच्छा नहीं लगेगा आप उसको खराब आंख से भी देखना नहीं चाहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे साथियों, आपके प्रश्न नंबर 98 के लिए पूछा जा रहा है कि हंसी में उड़ायब मुहावरा का तात्पर्य अछि। हंसी में उड़ाना मुहावरा का अर्थ क्या है? कपोल, कल्पना नहीं, ध्यान नहीं देव। अगर आपके बातों को कोई हंसी में उड़ा दे रहा है इसका मतलब आपके बात पर ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है ना। जैसे हम टीचर पढ़ा रहे होते क्लास में और कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो बातों को सुनते नहीं हैं, तो हम कहेंगे कि ये टीचर के बातों को हंसी में उड़ा रहा है, मतलब ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे साथियों, आपके क्वेश्चन नंबर 99 के लिए क्वेश्चन है कि जा धरी सांस ता धरी आस, लोकोक्ति है यह और इसका भाव लिखना है। जा धरी सांस ता धरी आस, जब तक सांस है तब तक आस है, हिंदी में ये बोलेंगे इसको। तो इसका मतलब होता है कि मरबाक समय धरी आशा, यानी कि मरते दम तक आशा रखना कि ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है 100 नंबर की झूठक खेती धर्मक दोहाई लोकोक्तिक भाव अछि। जो आदमी झूठ बोलेगा ना वो कहेगा कि मैं भगवान कसम खाता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है ना, लेकिन वो बोल रहा होगा झूठ। तो इसके लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इस लोकोक्ति का अर्थ है कपटी। कपटी लोग जो होते हैं, छल कपट वाले लोग, वो झूठ बोलेंगे और भगवान कसम खाते रहेंगे बीच बीच में, भगवान कसम खा रहे हैं कि ऐसा नहीं हमने किया है, तो ये कपटी होते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा? सही हो जाएगा। और जितने बच्चे अभी तक मैथ का क्रैश कोर्स